हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम। माय नेम इज़ मनीषा और आज मैं आपके लेके आ गई हूँ उत्तराखंड वंदरों का टेस्ट सीरीज पार्ट 8। आज हम करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सेकेंड ऑप्शन है पुरकिंजे, थर्ड ऑप्शन है लुविन हुक और फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो आपसे लिविंग सेल के खोज की बात पूछी गई है, तो ये लुविन हुक जो थे उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, मतलब लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एंटन वन लुविन हुक ने। अब आपको इस चैप्टर में 6 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं क्योंकि साइंटिस्ट की बात आई है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट जो है वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने डेड सेल की खोज की थी, मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, डेड सेल देखा था। उन्होंने एक कॉर्क जो होती है उसकी एक पतली सी स्लाइस कट करके माइक्रोस्कोप के अंडर में जब देखी थी तो उन्हें दिखा कि एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखे थे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरीके का उनको कुछ दिखा था। तो जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने डेड सेल की खोज की थी। और लिविंग सेल की अगर बात पूछी जाए तो वो लुविन हुक ने खोज की थी लिविंग सेल की। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर वो किसने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। चौथा जो साइंटिस्ट है जिनका हमें नाम याद रखना है वो है स्क्लीडन। स्क्लीडन जो थे वो एक एक स्क्लीडन जो थे वो एक जर्मन बोटैनिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था कि सेल थ्योरी में अपना कुछ योगदान दिया था, तो वो हम आगे देख लेंगे। और चौथे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो स्वान है। तो जो स्वान है उन्होंने भी सेल थ्योरी में अपना पार्टिसिपेशन दिया था। और जो छठवें हमारे साइंटिस्ट है वो है रूडोल्फ वर्को। तो हमें ये 6 साइंटिस्ट के नाम इस चैप्टर में याद रखने हैं, तो वो मैं जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो उनको बताती जाऊंगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज स्टेटेड बाय, यानी कि कोई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनती है। ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दी थी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो दी थी रूडोल्फ वर्को ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली में हुआ क्या था कि एक सेल थ्योरी जो थी, पहले सेल थ्योरी मतलब दो साइंटिस्ट थे, शील्डन एंड श्वान, जो स्क्लीडन एंड श्वान। तो जो स्क्लीडन थे उन्होंने क्या किया कि वो एक बोटेनिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया कि लिविंग जो भी प्लांट सेल्स होते हैं उनको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी सेम तरीके की जो चीज़ें हैं, यानी कि जो सेल है बहुत तरह वो एक टिश्यू बना रहे हैं। और जो श्वान थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने यही सेम चीज़ जो है वो एनिमल सेल्स के में भी देखी कि बहुत सारे जो सेल्स है वो बना करके वो मिल करके एक टिश्यू बना रहे हैं। तो और जो अगली चीज़ उन्होंने देखी थी स्क्लीरन ने, उन्होंने ये देखा कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल एक एडिशनल एक लेयर होती है। जो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स में उन्होंने देखा था, लेकिन वो एनिमल सेल के अंदर नहीं था। तो स्वान ने देखा कि उसमें तो है नहीं एनिमल सेल के अंदर, तो उन्होंने कंबाइन करके एक थ्योरी निकाली थी, तो सेल थ्योरी कहते थे। उन्होंने कहा था कि हर एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो सेल से मिलकर के बना होता है। और जो सेल्स होते हैं प्लांट्स की उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है, एक उसे हम कहते हैं सेल वॉल। और सभी के चाहे वो प्लांट हो कोई भी एनिमल है कुछ भी है जो भी लिविंग है, उनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम की एक लेयर सभी में पाई जाती है। और प्लांट्स के केस में जो है सेल वॉल एडिशनल होती है, वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये सेल थ्योरी थी। अब इस सेल थ्योरी में कुछ कमियां थी, तो वो जो पूरी की थी रूडोल्फ वर्को, जो वर्को या वर्चो जो भी है, उन्होंने इसकी जो डीमेरिट्स है उनको पूरा सही कर दिया था। तो रूडोल्फ वर्को ने क्या बोला कि जो सेल होते हैं, उन्होंने अपनी भाषा में एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, मतलब कि जो सेल होते हैं वो अपनी, मतलब कि वो क्या होता है कि कोई भी कोशिका जो होती है वो पहले से मौजूद कोशिका से बनती है, यानी कि एवरी सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये जो स्टेटमेंट थी इसको भी सेल थ्योरी में जोड़ दिया गया। तो एक मॉडिफिकेशन किया था रूडोल्फ वर्को ने, एक उन्होंने थोड़ा सुधार किया था सेल थ्योरी में। तो रूडोल्फ वर्को का जो नाम है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला था, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये स्टेटमेंट रूडोल्फ वर्को की थी जिसको उन्होंने अपनी भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल थ्योरी वॉज गिवन मैथ, तो जस्ट मैंने अभी बताया था कि सेल थ्योरी किसने दी है, स्क्लीडन एंड श्वान ने दी है। स्क्लीडन एक जर्मन बोटेनिस्ट थे और श्वान एक जूलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल, इनमें से किसको क्रिस्टल में परिवर्तित किया जा सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, एक बैक्टीरिया को या फिर एक अमीबा को या एक वायरस को या फिर एक स्पर्म को। देखिए क्रिस्टल जो होता है वो प्रोटीन जो होता है ना वो क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो वायरस होता है उसका जो आउटर लेयर होता है वो कैप्सिड होता है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, वो प्रोटीन का बना होता है। तो इसीलिए वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। और वायरस को फर्स्ट टाइम किसने क्रिस्टलाइज किया था, अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। वायरस यानी कि वायरस को हम प्रोटीन में वायरस जो होता है उसको क्रिस्टल में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं? क्या वो डीएनए के बने होते हैं, क्या वो प्रोटीन के बने होते हैं, या डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, या आरएनए के बने होते हैं? तो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्रोमोसोम मतलब क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन जो पैक्ड स्टेट में है वही क्रोमोसोम होता है। डीएनए जो होता है वो हिस्टोन के ऊपर पैक्ड होता है और एक इस पैकिंग हो के वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, डीएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम और प्लास्टिड, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम के ऊपर सिर्फ सिंगल एक मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता है लाइसोसोम, ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच सेल ऑर्गेनेल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स इन अ सेल, यानी कि कोशिका ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में कौन सा कोशिकांग अहम भूमिका निभाता है? तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो देखिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम होता है कि जो भी टॉक्सिक है सेल के अंदर उसको वो क्या करे, डिटॉक्सिफाई करे, यानी कि उसको उस सेल से बाहर निकाले। तो एक फैक्ट बताती हूँ मैं आपको, जैसे कोई भी अल्कोहलिक होता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करता है, यानी कि अल्कोहल का सेवन करता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी जो लिवर होती है उसके अंदर, क्योंकि लिवर का ही काम होता है किसी भी चीज़ को डिटॉक्सिफाई करना, और लिवर के जो सेल्स होते हैं उस लिवर के सेल्स को हेपैटिक सेल्स बोलते हैं। तो हेपैटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप हो जाते हैं अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वो जितना ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करता है उसका जो लिवर है वो तो क्योंकि अल्कोहल को एक टॉक्सिक ही समझता है, तो वो उसको बॉडी से बाहर फेंकता है और फिर वो अगली बार ज़्यादा कंजप्शन करेगा उस चीज़ का, क्योंकि उसको नशा नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी से वो उतनी जल्दी रैपिडली एकदम डिटॉक्सीफाई होने लगता है। तो इसीलिए कोई अगर ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करता है तो उसकी बॉडी में ज़्यादा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप हो जाते हैं, यानी कि लिवर के सेल में ज़्यादा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो अल्कोहल का कंजप्शन बढ़ाता जाएगा उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके बढ़ते जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि उसको जैसे उसने मान लीजिए कि पहले कम कंजप्शन किया तो उसको उतने में भी नशा हो जाता है, लेकिन अगली बार अगर वो उतना ही कंज्यूम करेगा तो उसको उतने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिटॉक्सिफाई कर देता है उसका जो लिवर होता है। तो नेक्स्ट टाइम उसको ज़्यादा कंजप्शन करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो आप जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो राइबोसोम के द्वारा निर्मित होता है और जो लिपिड होते हैं वो बनाया जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो अगर ये साथ में पूछा गया है तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साथ में राइबोसोम जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन जो है इसका जो आंसर है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका उनके अंदर न्यूक्लियस तो पाया जाता नहीं है, उनके अंदर न्यूक्लियस की जगह पर एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर उनका सारा जेनेटिक मटेरियल, यानी कि उनका डीएनए या फिर आरएनए जो भी है वो सारा का सारा एक जगह पे कंसंट्रेटेड होता है, इकट्ठा हुआ रहता है। तो उस जगह को क्या कहते हैं वो यहाँ पे पूछा गया है आपसे।
क्या उसे न्यूक्लियस कहते हैं, क्या उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, क्या उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, क्या उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में जहाँ पर भी सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं उस जगह को, ठीक है। अब अगर बात आई है कि तो फिर यहाँ पे हम इसकी भी जो ऑप्शन पर जो चीज़ें दी हुई हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे न्यूक्लियोलस क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, कई टाइम हम बहुत दिनों बाद सुनते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होती है, हर किसी को होती है। तो देखिए न्यूक्लियस में तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, न्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स, हर एक यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है। कौन सा आरएनए? आरएनए का निर्माण होता है, और ये आरएनए जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है सेल के अंदर, सबसे ज़्यादा अबंडेंस होती है आरएनए की। तो ये जो आरएनए होता है ये न्यूक्लियोलस के अंदर ही निर्मित होता है, यहीं पर इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसका मतलब ये है। थर्ड जो पॉइंट वो है न्यूक्लिक एसिड, वो तो आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या होता है, आरएनए और डीएनए वगैरह जो भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। चौथा है न्यूक्लियोइड, जो कि मैंने बता दिया कि क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ऐसा रीजन जहाँ पे कि सारा का सारा इसका न्यूक्लिक एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर, यानी कि सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में शामिल कोशिकांग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस का ही काम होता है कि वो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। गोल्जी अपैरेटस का काम वैसे तो पैकेजिंग का होता है, मतलब क्या करता है वो, जैसे कि लिपिड जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो भी लिपिड मतलब लिपिड और प्रोटीन बन के आ रहा होता है, गोल्जी अपैरेटस के साथ में ही जुड़ा होता है बिल्कुल। तो वो क्या कर रहा होता है कि उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता है, उसको ग्लाइकोलिपिड में या फिर ग्लाइको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, साथ में उसकी पैकेजिंग भी करता है, क्योंकि अगर उसे पैकेजिंग तभी करता है अगर उस ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड को सेल से बाहर ट्रांसफ़र करना होता है। तो वो उसकी पैकेजिंग करता है वेसिकल्स के फॉर्म में, वेसिकल बना बना के उसको पैक, क्योंकि अगर वेसिकल नहीं बनाएगा तो वो हो सकता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है सेल के अंदर ही डैमेज हो जाए, तो उसकी वेसिकल्स बना के सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है गोल्गी अपैरेटस। और गोल्जी अपैरेटस जो होता है इसका काम ये जो इसमें से कुछ वेसिकल्स टूट रही होती हैं, जैसे कि ये गोल्जी अपैरेटस है, इस तरीके का कुछ दिखता है, तो उसमें से ये वेसिकल्स टूट रही होती हैं, और इसकी ही वेसिकल्स से क्या होता है, ये बड़ी सी एक वेसिकल टूटती है, उसे हम कहते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल एक्चुअली में गोल्जी अपैरेटस का से ही बनता है, ठीक है। और साथ में लाइजोसोम जो होते हैं, लाइजोसोम भी जो होते हैं वो गोल्जी अपैरेटस से ही बनते हैं। लाइजोसोम का काम बेसिकली क्या होता है, सेल के, आपको पता होगा सुसाइडल बैग भी कहते हैं इनको, क्योंकि इनका काम क्या होता है, साफ सफाई का होता है। सेल के अंदर जो भी चीज़ें सेल को नहीं चाहिए वो क्या करता है, गोल्जी ये जो लाइसोसोम है उसके द्वारा जो है डैमेज कर दिया जाता है। तो ये जो ये लाइसोसोम और वैक्यूल है ये भी गोल्जी अपैरेटस के ही प्रोडक्ट है, इसी से निर्मित होते हैं। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो है ऑप्शन डी गोल्जी अपैरेटस है। क्वेश्चन था हमारा कि सिंपल शुगर जो है कॉम्प्लेक्स शुगर में परिवर्तित किसके द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल, इनमें से कौन सा वैक्यूल का फंक्शन नहीं है वो आपको बता रहे हैं। पहला है स्टोरेज, तो स्टोरेज तो करता है वैक्यूल। दूसरा है प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, तो ये भी करता है, टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। थर्ड है वेस्ट एक्सक्रीशन, तो ये वेस्ट एक्सक्रीशन का काम भी करता है, जैसे अमीबा वगैरह में अगर आप देखोगे तो एक्सक्रीशन का काम भी होता है वैक्यूल का। चौथा है लोकोमोशन, तो लोकोमोशन का काम नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि कौन सा काम नहीं है वैक्यूल का, तो लोकोमोशन का काम नहीं होता है वैक्यूल का। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें आपसे पूछा है सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इनमें से किसकी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती है। तो बैक्टीरिया, हाइड्रिला, मैंगो ट्री, कैक्टस, ये चार ऑप्शन आपके पास है, बैक्टीरिया, हाइड्रिला, मैंगो ट्री, कैक्टस। तो इसका जो ऑप्शन देखिए, सेल्यूलोज जो होता है वो प्लांट सेल जितने भी प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके सेल वॉल में पाया जाता है। तो यहाँ पे मैंगो ट्री तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कैक्टस भी नहीं हो सकता क्योंकि तो प्लांट्स है। हाइड्रिला भी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रिला भले ही एक एनिमल की कैटेगरी में आता है, लेकिन हाइड्रिला जो होता है उसमें कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो प्लांट्स के भी होते हैं। तो हाइड्रिला के अंदर सेल वॉल, जो हाइड्रिला की सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया की सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता, और ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है।
अब पेप्टाइडोग्लाइकन की बात आ गई है तो मैं बता देती हूँ। नैम और नैग जो होते हैं इसमें दो तरीके के जो पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं, नैम और नैग। नैम मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नैग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकामीन, और इनके बीच में एक बॉन्ड होता है। कौन सी बॉन्डिंग होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये नैम और नैग एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो बॉन्ड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो जो हमारा लाइजोसोम होता है, लाइजोजाइम होता है, जो कि हमारे टीयर्स और सलाइवा में पाया जाता है कि एंजाइम, वो इसी बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो सेल वॉल जो होती है उसकी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गया तो सेल वॉल ब्रेक हो जाती है बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया मर जाता है। इसीलिए लाइजोजाइम जो होता है हमारे टीयर्स के अंदर या सलाइवा के अंदर, वो एक एंटी बैक्टीरियल होता है। इसीलिए देखा होगा आपने एनिमल्स को कि वो अपने किसी भी चोट वगैरह को क्या करते हैं, मतलब उसको अपने सलाइवा मतलब उसे चाटते हैं ताकि सलाइवा उस पर लगे और उसको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये कुदरत का नियम है, मतलब कुदरत ने उसको शक्ति दे रखी है इस तरीके की। तो ये बस थोड़ा सा मैंने आपको फैक्ट बताने की कोशिश की है। तो चलिए, इस तरीके से हमारा हो गया सेशन का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।